दोस्तों, आज मैं पहली बार आपके लिए चेक रिपब्लिक की ओर से जबरदस्त सस्पेंस मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, एक सांस में बोल गया हूं भाई। फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दिया करो यार, आपके भाई को सपोर्ट करो। पूरी मूवी में 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जहां आपको सस्पेंस और मिस्ट्री की कमी खले, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है लॉरा नाम की लेडी से, जो कि रोज की तरह अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग के लिए निकलती है और तभी उसे पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि नदी किनारे एक लड़की की लाश मिली है, इसलिए वो फौरन वहां पहुंचे। असल में लॉरा पेशे से एक सीआईडी डिटेक्टिव है, इसलिए वो तुरंत क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टिम की उम्र करीब 19 साल है और उसके शरीर पर चाकू से काटने के निशान भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उसकी असिस्टेंट बताती है कि लड़की के पेट पर काफी बुरी तरह से वार किया गया था, जिससे उसके पेट के सभी अंग बाहर आ गए थे और फिर कातिल ने उन अंगों को वापस पेट में डाला है, जैसे आंत वगैरह। इसके बाद जब लाश की तलाशी ली जाती है तो उन्हें उसके पास से कुछ खास नहीं मिलता, जिससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चल सके, जैसे ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई मोबाइल, ना कोई आईडी, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद इनको एक की चेन मिलती है जिस पर ए अल्फाबेट की रिंग लगी होती है। अब यहाँ लॉरा को शक होता है कि ये काम जरूर मैडॉक का हो सकता है, क्योंकि 4 दिन पहले ठीक इसी तरह की हत्या के जुर्म में उसे पकड़ा गया था। फॉरेंसिक टीम देखती है कि लड़की के नाखून टूटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि लाश पास के ब्रिज के नीचे फेंकी गई थी, वो भी जानबूझकर, क्योंकि नीचे कीचड़ था। और इससे हुआ ये कि किसी तरह के निशान नहीं मिले। इसके बाद लॉरा को एक दूसरा असिस्टेंट बताता है कि इस लाश को एक कुत्ते ने ढूंढा है। असल में जॉन नाम का आदमी अपने डॉग को घुमाने वहां आया था और उसी वक्त उसने वो लाश देखी। अब लॉरा सभी पुलिस स्टेशन में चेक करवाती है कि क्या किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, पर बाद में तहकीकात से पता चलता है कि मिसिंग लड़की की कोई कंप्लेंट पहले से दर्ज नहीं हुई थी। फिर लॉरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव एडम इस केस में उसकी मदद करेगा। लेकिन एडम को देखते ही लॉरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। ये देखकर एडम समझ जाता है कि उसके आने से लॉरा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को साथ में काम करना था और ये बात दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए लॉरा उसे केस के बारे में बताती है। असल में उन्हें मैडॉक नाम के आदमी पर शक है, क्योंकि प्यार में रिजेक्शन मिलने पर उसने पहले भी इसी तरह एक लड़की का मर्डर किया था और वो क्राइम सीन इस जगह से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। फिर क्या था, शक के आधार पर मैडॉक को इंटेरोगेट किया जाता है, लेकिन उसके मुताबिक वो इस लड़की को नहीं पहचानता। वो तो ये भी कहता है कि उसने सिर्फ लकी का मर्डर किया था और इस मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एडम उससे जुर्म कबूलवाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो उसे पीट भी देता है, पर लॉरा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उस पर गुस्सा होती है। खैर, अब आगे ऑटोप्सी डॉक्टर बताती है कि लड़की की हत्या 2 दिन पहले हुई थी, इसलिए मैडॉक मर्डरर नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वो लॉकअप में था। ऊपर से डॉक्टर के मुताबिक लड़की को किसी और जगह मारकर नदी में फेंका गया था और शरीर पर चाकू के घाव हत्या के बाद बनाए गए होंगे। इस पर लॉरा का सवाल था कि अगर चाकू के निशान हत्या के बाद बने तो फिर मौत का कारण क्या था, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि असली मौत सिर पटकने से हुई थी और शरीर पर जो बाकी चोटें हैं वो शायद सेल्फ डिफेंस की वजह से आई होंगी। उसके हिसाब से किलर ने लड़की को पेट के बल नीचे गिराकर हाथ पीछे मोड़कर उसका सिर जमीन पर पटका होगा और इसी हाथापाई में उसके नाखून उखड़ गए होंगे। और क्योंकि नाखूनों में लकड़ी के अंश मिले हैं, इसलिए साफ है कि उस जगह पर वुडन फ्लोरिंग होने का शक है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि किलर या तो बहुत स्ट्रांग है या फिर एकदम से साइको, क्योंकि इस तरह की बर्बरता ऐसा ही कोई आदमी कर सकता है। आगे डॉक्टर ये भी बताती है कि किलर ने लड़की के पेट की आंतों को ब्लीच वाटर से धोकर वापस रखा और यही काम उसके दांतों के साथ भी किया, ताकि कोई सुराग ना बचे। अब यहाँ सभी को पता चलता है कि मर्डर से कुछ देर पहले विक्टिम के साथ फिजिकल रिलेशंस भी हुए थे, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स में स्पर्म मिले हैं, लेकिन डीएनए डेटाबेस में उनका किसी से मैच नहीं होता, यहाँ तक कि सस्पेक्ट मैडॉक से भी नहीं। और तभी लॉरा को पता चलता है कि हाल ही में किसी ने लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इस तरह आखिरकार विक्टिम की असली पहचान एना के रूप में होती है, जो कि 19 साल की थी और लिवोसी सिटी में रहती थी। फिर यहाँ से लॉरा और एडम केस की तरफ आगे रुख करते हुए सीधा एना के घर पहुंचते हैं, जहां घर का दरवाजा उसकी स्टेप मदर वालेरी खोलती है।
यहाँ पर एना का फादर ब्रेंडॉन बताता है कि शुक्रवार सुबह एना कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रात को वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपनी माँ के पास गई होगी। लेकिन 2 दिन बाद जब एना के भाई अल्फ्रेड से पता चला कि वो वहां भी नहीं है, तब जाकर उन्होंने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई। अब एडम सवाल करता है कि क्या एना की कोई सहेली या दोस्त था जिसके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो? तो इस पर ब्रेंडॉन बताता है कि एना सुबह कॉलेज जाती थी, जहां उसकी सहेली एविटा उसके साथ दिखती रहती थी। आगे लॉरा पूछती है कि क्या एना दिन में कहीं और भी जाती थी या किसी से मिलती थी? तो वालेरी बताती है कि कॉलेज के बाद शाम को एना आर्ट स्कूल में गाना सीखने जाती थी, जहां खुद वालेरी एक म्यूजिक टीचर है। हालांकि उस दिन क्लास खत्म होने के बाद 6:30 बजे वो आर्ट स्कूल से निकली थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई किसी को पता नहीं। वालेरी ये भी कहती है कि एना उस आर्ट स्कूल में साइरस नाम के टीचर से म्यूजिक सीखती थी, जो कि इन लोगों का फैमिली फ्रेंड भी है, इसलिए उस पर शक करना नहीं बनता। इस तरह अब तक की हुई इन्वेस्टिगेशन से लॉरा सेटिस्फाई नहीं होती और उल्टा सोच में पड़ जाती है कि इतना ब्रूटल मर्डर आखिर किस मॉन्स्टर ने किया होगा। इसके बाद पुलिस एना की चीजें उसकी बायोलॉजिकल मदर जेमा और ब्रैंडन को दिखाती है और देखते ही वो उन्हें पहचान लेते हैं। साथ ही ये सब देखकर वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है। यहाँ पर लॉरा ब्रैंडन से कहती है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक एना की बॉडी उन्हें नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बीच जेमा शॉक में चली जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। अब आगे लॉरा उससे एना के दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर जेमा बताती है कि एना का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था ओलिवर और वो दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले एना ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वजह ये थी कि उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे और वो लड़का मुझे तो पहले से ही ठीक नहीं लगता था। जेमा ये भी बताती है कि एना उसके घर में नहीं बल्कि अपने फादर ब्रैंडन के घर में रहती थी, जहां उसका अपना रूम भी था, जबकि ये घर यानी जेमा का घर 1 बेडरूम का था और एना को इस 1 बेडरूम घर में रहने से दिक्कत होती थी। ये सुनकर अब लॉरा एना और उसकी स्टेप मदर वालेरी के रिश्ते के बारे में जेमा से पूछती है, जिस पर जेमा बताती है कि अपने पिता के प्यार के खातिर एना ने वालेरी को एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी और जब से वालेरी ब्रैंडन की जिंदगी में आई तब से इन लोगों का घर धीरे धीरे पूरी तरह से टूट गया। साथ ही वो दूसरा घर भी ब्रैंडन ने वालेरी के लिए ही बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद लॉरा वहां से निकल जाती है। अब पुलिस हेडक्वार्टर में चीफ बताते हैं कि एना के मर्डर के वक्त उसका डैडी ब्रैंडन होटल में अपने दोस्तों के साथ था, यानी वो किलर नहीं हो सकता। साथ ही वालेरी उसी आर्ट स्कूल में म्यूजिक टीचर है और उस शाम 6:30 बजे उसने बेबी सिटर से अपनी नवजात बच्ची को पिक किया था और 8 बजे वो घर में थी और इसकी गवाही उसकी सहेली ने दी है, इसलिए उस पर शक करना भी बेकार है। वहीं जेमा 6 बजे ऑफिस से घर लौटी और फिर वो और उसका बेटा अल्फ्रेड देर तक टीवी देखते रहे, इसलिए ये पॉइंट भी क्लूलेस है। लेकिन एक चीज जो हैरान करने वाली है वो ये है कि एना का मोबाइल अभी तक गायब है और इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। तो अब चीफ के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए साइबर एक्सपर्ट उस मोबाइल को ट्रेस करना शुरू करते हैं। मोबाइल तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी हिस्ट्री, लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल्स, ये सब कुछ उनके हाथ में लग जाती है। फिर एना की कॉल लिस्ट से पता चलता है कि उसे किसी अननोन नंबर से इंटीमेट मैसेजेस भेजे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मरने से पहले जिस इंसान के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, क्या वही उसका किलर है? इसके बाद पुलिस ब्रैंडन के घर की तलाशी लेती है और यहाँ उन्हें एना के रूम में मिले अटेंडेंस बुक से पता चलता है कि वो सिंगिंग क्लास में भी रेगुलर नहीं जाती थी और तभी उन्हें बाथरूम में छुपाकर रखा गया एक नेकलेस भी मिलता है, जिसके बारे में पूछने पर पता चलता है कि ब्रैंडन और वालेरी दोनों उसे नहीं पहचानते, लेकिन वालेरी को लगता है कि वो नेकलेस एना को उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया होगा। अब अगले दिन लॉरा एना के भाई अल्फ्रेड से पूछताछ करती है। अल्फ्रेड बताता है कि कुछ दिनों से एना का सिंगिंग में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था और वो खोई खोई सी रहती थी। इस वक्त लॉरा को लगता है कि एना किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपाकर रखी होगी। तभी अल्फ्रेड बताता है कि माँ और डैडी के डिवोर्स ने उसे डिस्टर्ब किया था, जिससे वो काफी परेशान रहती थी। फिर लॉरा एडम को ओलिवर का मैसेज दिखाती है, जिसमें धमकी दी गई होती है कि अगर तुम किसी और से प्यार करोगी तो मैं तुमको और तुम्हारे चाहने वाले दोनों को मार दूंगा। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में मिले उस नेकलेस को लेकर जेमा के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या यह नेकलेस आपने कभी देखा है और क्या यह नेकलेस ओलिवर ने एना को दिया था। तो ये सुनकर जेमा कहती है कि नेकलेस देना तो दूर की बात है,
ओलिवर ने कभी एना को अपने पैसे से कॉफी तक नहीं पिलाई, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि यह नेकलेस उसने नहीं दिया। इसके बाद लॉरा कॉलेज जाकर सीधे एना की सहेली एविटा से मिलती है। यहाँ पर एविटा बताती है कि एना का ओलिवर के साथ 1 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हुआ था। एना उसके शक करने वाले स्वभाव से काफी तंग आ चुकी थी। ब्रेकअप ने ओलिवर को पागल कर दिया और जब एना उसे अवॉइड करने लगी तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आपको एक बार ओलिवर से इस बारे में पूछना चाहिए। ये सुनकर अब लॉरा और एडम ओलिवर से मिलने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब वो उसे मिलते हैं तो ओलिवर उल्टा एना को गालियां देते हुए कहता है कि उसे कोई और मिल गया था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो आगे उन्हें टालने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसे सख्ती से पकड़ता है और कहता है कि बिना हमारी बातों का जवाब दिए तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, इसलिए चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करो। इसके बाद ओलिवर बताता है कि शुक्रवार शाम वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और पिछले 2 महीनों से एना ने उसके साथ फिजिकल रिलेशंस रखने से भी मना कर दिया था। साथ ही ओलिवर को पता चल चुका था कि वो चोरी छुपे किसी और को डेट करने लगी थी। ये जानकारी लेकर अब लॉरा और एडम वहां से निकल जाते हैं और ओलिवर को स्पर्म टेस्ट करने के लिए आने को बोलते हैं। पर बाद में लॉरा सोचती है कि आखिर किलर ने ब्लीच से एना का मुंह और आंतें क्यों साफ की होंगी। ये इतनी वियर्ड चीज है कि आखिर इसे कोई क्यों करेगा। लेकिन तभी वो सोचती है कि क्या हाथापाई में एना ने किलर के हाथ को काटा होगा। क्या उसकी कोई चीज एना के मुंह में चली गई थी जिसके सबूत मिटाने के लिए ब्लीच जैसा लिक्विड इस्तेमाल किया गया। और तभी लॉरा ऑटोप्सी डॉक्टर से कहती है कि एना के दांतों को बारीकी से एग्जामिन किया जाए, शायद कुछ सुराग मिल जाए कि एना के शरीर में पाए गए स्पर्म्स ओलिवर के नहीं हैं, जिससे यह भी साबित हो जाता है कि एना के मर्डर के वक्त ओलिवर पब में अपने दोस्तों के साथ था। फिर जांच में एना के फोन का लास्ट लोकेशन आर्ट स्कूल निकलता है और समय होता है 7:30 बजे का, जबकि सभी के मुताबिक स्कूल तो 6:30 बजे बंद हो जाता था। इसका मतलब साफ था कि वो स्कूल से बाहर गई ही नहीं। खैर, इसके बाद लॉरा एडम को समझाती है कि हाथापाई के वक्त एना ने किलर के हाथ को काटा होगा, जिससे उसका ब्लड एना के दांतों में लग गया होगा और उसी ब्लड को ट्रेस होने से बचाने के लिए उसके मुंह और पेट को ब्लीच से साफ किया गया, क्योंकि ब्लीचिंग से डीएनए के ट्रेसेस मिट जाते हैं। तभी स्कूल की आखिरी लोकेशन और बाकी चीजों से इन लोगों का शक साइरस के ऊपर जाने लगता है, जो कि असल में एना का म्यूजिक टीचर था। इसलिए फौरन ये दोनों आर्ट स्कूल पहुंचते हैं और साइरस से मिलते हैं। यहाँ पर लॉरा नोटिस करती है कि सवाल पूछते समय साइरस काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है। साथ ही साइरस उन्हें बताता है कि वो एना के फादर ब्रैंडन का बचपन का दोस्त है, इसलिए फैमिली फ्रेंड भी है, जिस वजह से एना अपनी प्रॉब्लम्स उससे डिस्कस करती थी और वो अपने फादर ब्रैंडन से गुस्सा थी कि उसने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद एडम उसे नेकलेस दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने कभी इस नेकलेस को देखा है, तो साइरस उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है कि उसने ये कभी नहीं देखा। फिर तभी लॉरा की नजर वहां रखे टूथब्रश पर जाती है और उसे याद आता है कि एना को मारने के बाद किलर ने उसके दांतों को ब्रश से साफ किए होंगे। इसी बीच पूछने पर साइरस बताता है कि गला साफ रखने के लिए वो सिंगर्स को ब्रशिंग की सलाह देता है। तभी लॉरा बहाने से वहां के वॉशरूम में जाती है तो उसे वहां ब्लीच की बोतल दिखाई देती है और इस तरह से उसे समझ में आ जाता है कि एना का मर्डर शायद यहीं कहीं किया गया था। यहाँ पर उसे डॉक्टर की कही हुई बात भी याद आती है कि एना के नाखूनों में वुडन ट्रेसेस थे। इसलिए लॉरा ढूंढते ढूंढते आखिर में कॉन्सर्ट हॉल पहुंचती है, जहां नीचे वुडन फ्लोरिंग लगी भी होती है। फिर वो स्टेज पर नाखून के निशान ढूंढती है और आखिर में उसे वो निशान मिल भी जाते हैं और इस बीच उसे फ्लोर में फंसे कुछ बाल दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो उस जगह को टच नहीं करती बल्कि तुरंत फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाती है। अब यहाँ फॉरेंसिक टीम को फ्लोर पर एना के बाल, बॉडी टिश्यूज और ब्लड भी मिलते हैं, जिससे लॉरा कंफर्म हो जाती है कि यही वो जगह है जहां एना का मर्डर किया गया था। लेकिन अभी कुछ सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना बाकी था। वो एडम से सवाल करती है कि आखिर टीचर्स के आने और जाने की टाइमिंग कैसे पता की जाए, तो एडम बताता है कि उसने ये सब पहले ही पता कर लिया है। असल में स्कूल में एंट्री के लिए सभी टीचर्स को कोड नंबर्स दिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन कब स्कूल में आया और कब निकला। जैसे साइरस 4 बजे स्कूल आया था और 6:30 बजे चला गया, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो फिर से 7 बजे वापस आया और 7:30 बजे चला गया। इतना ही नहीं, वो रात को 1 बजे फिर से वापस आया और करीब 2:30 बजे वापस निकल गया। अब शाम को दोबारा आने का बहाना तो चल सकता था, लेकिन लॉरा
समझ नहीं पाती कि इतनी रात को साइरस स्कूल क्यों आया होगा। अब इस पर एडम को लगता है कि पहले वो एना की लाश को यहीं छोड़ गया होगा और रात को लाश को डिस्पोज करने के लिए वापस आया होगा, और इस बीच उसने अपने लिए विटनेस भी खड़े किए होंगे ताकि वक्त आने पर लोग कह सके कि शाम को तो वो उनके साथ था, और उसके बाद रात को वापस जाते समय उसने ब्लीच से फ्लोर भी साफ कर दिया होगा। इस तरह अब पुलिस साइरस के घर की तलाशी लेती है और वहां उन्हें नाइफ मिलता है और वो फोन भी, जिससे एना को इंटीमेट मैसेजेस भेजे गए थे। अब भाई इसके बाद क्या था, साइरस को फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन तभी लॉरा को लगता है कि हाथापाई के निशान साइरस के शरीर पर जरूर होंगे, इसलिए वो उसे अकेले इंटेरोगेट करने जाती है। यहाँ लॉरा उससे कहती है कि जिस अननोन नंबर से वो एना को इंटीमेट मैसेजेस भेजता था वो मोबाइल उसके घर से बरामद हो चुका है। साथ ही फॉरेंसिक्स ने भी कंफर्म किया है कि एना के प्राइवेट पार्ट्स में पाए गए स्पर्म्स उसी के हैं, क्योंकि डीएनए मैच हो चुका है। इसलिए अच्छा होगा कि वो सच कबूल कर ले। अब इतने सारे सबूत सामने आने के बाद आखिर में साइरस मान जाता है कि उसके और एना के बीच में शारीरिक संबंध थे और एना को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। वो आगे बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आगे लॉरा पूछती है कि अगर ऐसा है तो आखिर उसने एना का मर्डर क्यों किया, तो इस पर साइरस कहता है कि उसने एना का मर्डर नहीं किया, बल्कि उस शाम 6:30 बजे जब एना स्कूल से निकली तब तक वो जिंदा थी। इसके बाद लॉरा चीफ को बताती है कि साइरस का एना के साथ सीक्रेट अफेयर था। उसके हिसाब से उस शाम 6 बजे दोनों साइरस के केबिन में इंटीमेट हुए थे। साथ ही साइरस का कहना था कि एना 6:30 बजे स्कूल से निकल गई, लेकिन एना के मोबाइल से पता चलता है कि वो 7:30 बजे तक स्कूल में ही थी। साइरस का ये भी कहना था कि वो 6:30 बजे स्कूल से निकल गया था और ना तो वो 7 बजे वापस आया और ना ही रात के 1 बजे। यानी इसका मतलब यह है कि किसी ने उसका कोड नंबर इस्तेमाल करके स्कूल में एंट्री की होगी। ये इतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि स्टाफ रूम से किसी भी टीचर का लॉक्ड कोड नंबर इजीली जाना जा सकता है। खैर, अब आगे पता चलता है कि साइरस स्कूल से निकलने के बाद एक स्टोर में गया था, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, इसलिए उसके पास कोई ठोस विटनेस नहीं है और वो मर्डर के वक्त कहीं और था। साथ ही पुलिस के पास भी ये साबित करने का ठोस सबूत नहीं है कि साइरस ने ही एना का मर्डर किया है। अब इन्हीं बातों के बीच में अचानक एडम लॉरा से खफा हो जाता है कि वो उसकी पार्टनर होने के बावजूद अकेले इन्वेस्टिगेशन करती है और अकेले इंटेरोगेशन करती है। तो इस पर लॉरा कहती है कि जब कोई बात अचानक उसके दिमाग में आती है तो वो इंतजार नहीं करती और सीधे निकल पड़ती है, लेकिन एडम उसे वार्निंग देता है कि उसका यही एटीट्यूड किसी दिन उसे फंसा सकता है। फिर बाद में लॉरा थोड़ा शांत होती है और आखिर में उसे प्रॉमिस करती है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो साथ में होगी। इसके बाद पुलिस चीफ एक बैड न्यूज लेकर आता है कि साइरस की फोन लोकेशन से पता चला है कि स्कूल से 6:30 बजे निकलने के बाद वो पहले स्टोर गया और बाद में घर गया था। साथ ही एना का मर्डर टाइम 7:30 बजे है और साइरस के पास उस स्टोर का बिल भी है जिस पर 7:30 बजे का टाइम है। इसका मतलब उस वक्त वो स्टोर में था और इस तरह आखिर में साइरस को छोड़ देने का फैसला लिया जाता है। तभी ऑटोप्सी डॉक्टर लॉरा को बुलाकर बताती है कि एना के दांतों में गैप था और वहाँ फंसा हुआ एक नीले रंग का अजीब सा पदार्थ मिला है जो कि खाने की चीज नहीं लगती। तो इस तरह बिना देरी किए एनालिसिस के लिए उस चीज को लैब भेज दिया जाता है। इधर एना की फैमिली की तरफ से वालेरी मीडिया के सामने रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें एना का शव अंतिम संस्कार के लिए दे दिया जाए। इधर ब्रैंडन भी कहता है कि 2 हफ्ते हो गए लेकिन पुलिस को अब तक एना के कातिल का कोई सुराग तक नहीं मिला। वो पुलिस को इनकॉम्पिटेंट और एरोगेंट कहता है। साथ ही ब्रैंडन एना के कातिल पर लाखों डॉलर्स का इनाम घोषित करता है कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे ये इनाम मिलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से पुलिस से ये काम नहीं होगा। अब यही चीज लॉरा और एडम रेडियो पर सुन लेते हैं, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए वो फौरन ब्रैंडन के घर पहुंचते हैं, जहां एडम वालेरी से कहता है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन में अड़चने पैदा कर रहे हैं। तो इस पर वालेरी बताती है कि सालों पहले उसके डैड का घर जलाया गया था, जिसमें उसके पेरेंट्स और छोटी सिस्टर की मौत हो गई थी। पुलिस उस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाई जिसने घर में आग लगाई थी। आज उसी हादसे की वजह से वो आग से बहुत डरती है, यहाँ तक कि छोटी सी कैंडल से भी दूर रहती है। वो कहती है कि वो हादसा उसे आज भी सोने नहीं देता और इसकी जिम्मेदार पुलिस है। और साथ ही एना के साथ जो कुछ भी हुआ लेकिन कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो इसके जिम्मेदार भी पुलिस ही है।
इसलिए अब उसका पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है। वो ये भी कहती है कि ऐना के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर पुलिस नहीं पकड़ पाएगी तो वो खुद उसे पकड़ेंगे, और इसीलिए उन्होंने कातिल को पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। अब इस बीच जब लॉरा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है तो इस पर वो लॉरा से तंज कसते हुए कहती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम प्यार की अहमियत क्या जानो। यहाँ हम देखते हैं कि इस बात से लॉरा काफी हर्ट हो जाती है और एकदम से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन उसी समय पुलिस स्टेशन से खबर आती है कि जेमा ने नींद की गोलियां खाकर खुद को खत्म करने की कोशिश की है। अब मेडिकल साइकाइट्रिस्ट किलर का एनालिसिस लॉरा और एडम को देता है कि किलर साइकोपैथ और पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला आदमी है और उसका आर्ट स्कूल में आना जाना होगा। ये सुनकर एडम फौरन आर्ट स्कूल से एम्प्लॉय लिस्ट मंगवाता है, जिसमें एक आदमी का नाम सुनकर केस का रुख एकदम से बदल जाता है और वो नाम था जॉन। अब जॉन नाम सुनकर लॉरा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही जॉन था जिसे नदी किनारे ऐना की लाश मिली थी, यानी उसी कुत्ते का मालिक। फिर पता चलता है कि जॉन 15 साल की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट ले चुका है और वो आर्ट स्कूल में क्लीनर का काम करता है। इतना ही नहीं, वो उस जगह के काफी करीब रहता है जहां ऐना की लाश मिली थी, यानी साइकाइट्रिस्ट के हिसाब से पूरी डिटेल्स उससे मैच हो रही हैं। फिर क्या था, अब लॉरा और एडम जॉन के घर जाते हैं, जहां जॉन बताता है कि फ्राइडे की शाम वो घर पर ही था, लेकिन उसके पास कोई विटनेस नहीं। आगे एडम जब जॉन के घर की तलाशी लेता है तो उसे वॉश बेसिन में खून के धब्बे मिलते हैं। इसी बीच जॉन बताता है कि कॉन्सर्ट हॉल की सफाई का काम वही करता था और ऐना को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन तभी एडम को बास्केट में खून से लथपथ टॉवेल मिलती है, जिससे अब जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि आर्ट स्कूल में ऐना की याद में एक मेमोरियल रखा जाता है। फिर रात को लॉरा पुलिस स्टेशन में बैठकर कंप्यूटर पर मेमोरियल फंक्शन की फोटोज देखती है, लेकिन तभी एक फोटो देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें वालेरी मोमबत्ती लिए खड़ी है। और इस बीच उसे उसी दिन की बात याद आती है जब वालेरी ने कहा था कि वो आग से बहुत डरती है, यहाँ तक कि छोटी सी कैंडल से भी दूर रहती है। अब लॉरा दिमाग लगाती है कि अगर सच में ऐसा था तो आखिर वो फायर प्लेस में लकड़ियां कैसे डाल सकती है, यानी वो झूठ बोल रही थी, उसे आग से कोई दिक्कत नहीं है। और तभी लॉरा को याद आता है कि वालेरी ने बचपन के आग वाले हादसे के बारे में कहा था कि उसकी पूरी फैमिली जलकर मर गई थी, जिसमें उसकी छोटी सिस्टर भी थी। इसके बाद लॉरा उस 20 साल पुराने आग वाले हादसे की न्यूज देखती है और यहाँ उसे पता चलता है कि आग से उसकी छोटी सिस्टर को बचाया गया था और वो मरी नहीं थी, यानी वालेरी ने झूठ बोला था कि उसकी छोटी सिस्टर आग में मर गई। फिर अगले दिन लॉरा को वालेरी की सिस्टर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था लीजा, और फिर वो लीजा से मिलने निकल जाती है। जबकि इधर पुलिस स्टेशन में एडम लॉरा का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें जॉन को इंटेरोगेट करना था। फिर लॉरा के ना आने से एडम एक बार फिर से उससे चिढ़ जाता है और अकेले ही जॉन को इंटेरोगेट करने लगता है। आगे फॉरेंसिक लैब से पता चलता है कि जॉन के घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के थे, और वो शाम के 5 बजे ही आर्ट स्कूल से घर चला गया था, यानी ये एंगल भी अब खत्म हो चुका था। अब इस बीच लॉरा लीजा से मिलती है, जहां लीजा बताती है कि वालेरी बचपन से ही साइको थी और उस पर साइकोथेरेपी चल रही थी, साथ ही वो हर किसी से जलती थी, यहाँ तक कि उससे भी। लीजा के हिसाब से एक रात अचानक उनके घर में आग लगी और वो आग उसके और उसके पेरेंट्स के बेडरूम में लगी थी, जबकि वालेरी के रूम में आग नहीं थी। अब हालांकि लीजा तो किसी तरह से बच गई, लेकिन उसके पेरेंट्स उस आग में मारे गए। आगे लीजा कहती है कि वो यकीन से कह सकती है कि वो आग वालेरी ने ही लगाई थी, और इसके बाद भी वालेरी ने उसे मारने की कई कोशिशें की थी, जैसे कभी उसके ड्रिंक्स में सेडेक्टिव की गोलियां मिलाई तो कभी उसके स्कूटर के ब्रेक्स फेल कर दिए। और इतना ही नहीं, जब लीजा 18 साल की थी तब वो एक लड़के से प्यार करने लगी, जिसे वालेरी बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने उसकी ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन लीजा बच गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। वहां भी वालेरी उससे मिलने आई और उसे बेहोश समझकर उसे धमकी दी कि इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचोगी। इसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही लीजा दूसरे शहर चली गई और उसने वालेरी से सारे रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक कि अपना नाम तक बदल लिया ताकि उसे अपनी जान का खतरा ना हो। लीजा ये भी बताती है कि वालेरी को डायरी लिखने की आदत है, उसमें वो अपने मन की बातें और अपने किए हुए काम लिखती है। साथ ही उसी डायरी से लीजा को पता चलता है कि वालेरी उसे मारना चाहती है। अब लॉरा को पता चलता है कि वालेरी वो डायरी असल में बाथरूम में छुपाकर रखती है
ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। अब लॉरा वालेरी के घर की तरफ निकल पड़ती है और उसी समय ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है कि ऐना के दांत में जो नीला पदार्थ मिला था वो दरअसल नेल पेंट है, लेकिन ऐना कभी वो रंग इस्तेमाल नहीं करती थी। अब इसी बीच लॉरा एडम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, इसलिए वो वॉइस मैसेज भेजती है कि वालेरी सस्पेक्टेड मर्डरर है और वो उसके घर जा रही है, इसलिए वो भी वहीं आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में चीफ फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जिसे सस्पेक्ट समझकर अरेस्ट करते हैं वो किलर नहीं निकलता, इसलिए वो फौरन एडम को केस से हटाने का फैसला करता है। जबकि इधर लॉरा वालेरी के घर पहुंच जाती है, पर तभी पुलिस स्टेशन में एडम उसका मैसेज सुनता है और वालेरी के घर की तरफ भागता है। वहां लॉरा वालेरी से बहाना बनाती है कि उसे फिर से ऐना के रूम की तलाशी लेनी है। तभी वालेरी की बेबी रोने लगती है और इस बीच जैसे ही वालेरी बेबी को देखने जाती है, इतने में लॉरा मौका देखकर उसके रूम की तलाशी लेने लगती है और इसी बीच उसे बाथरूम में मिरर के पीछे छुपी वालेरी की डायरी मिल जाती है, जिसके बारे में लीजा ने जिक्र किया था। अब यहाँ पर डायरी पढ़ते ही लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है कि वालेरी ऐना से इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि ब्रैंडन ऐना की बहुत केयर करता था। आगे लिखा होता है कि फ्राइडे शाम 7 बजे ऐना कॉन्सर्ट हॉल में उससे मिली थी, जहां उसने उसे डायरी के वो फोटोज दिखाए थे जिसमें लिखा था कि वालेरी ने अपनी फैमिली को खुद आग लगाकर मारा था। असल में वो पेजेस ऐना ने डायरी से फाड़कर अपने पास रख लिए थे क्योंकि ऐना उन्हें ब्रैंडन के खिलाफ करना चाहती थी, क्योंकि अगर ब्रैंडन को वालेरी की करतूतों के बारे में पता चल जाता तो उसका पति, उसकी बच्ची और उसका घर सब खत्म हो जाता। यहाँ तक कि शादी से पहले वालेरी का एक आदमी कूपर से संबंध था जिससे वो प्रेग्नेंट हुई थी और अबॉर्शन भी कराया था। ये बात उसने ब्रैंडन से छुपाई थी, लेकिन उस वक्त डायरी के वो पन्ने भी ऐना के पास थे। अब लॉरा डायरी पढ़ रही होती है कि इतने में वालेरी वहां पहुंच जाती है। अब वो कहती है कि आखिर तुम्हें वो मिल ही गई, चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लॉरा उसके साथ जाने के लिए मुड़ती है, वालेरी शॉक चार्जर से उसे बेहोश कर देती है। अब यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि असल में वालेरी ने ऐना को मारने का पहले से ही मन बना लिया था। उसने फ्राइडे शाम 7 बजे अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया और ऐना से मिलने 8 स्कूल गई थी, लेकिन वहां ऐना ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। असल में ऐना चाहती थी कि वालेरी ब्रैंडन से डिवोर्स ले ले और उसे हमेशा के लिए छोड़ दे, वरना वो डायरी के पन्ने न सिर्फ ब्रैंडन को बल्कि पुलिस को भी दे देगी। जिसके बाद गुस्से में वालेरी ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन साइको वालेरी के सामने ऐना टिक नहीं पाई। पहले ऐना ने उसके हाथ को काटा, जिससे वालेरी का नेल पेंट उसके मुंह में चला गया, लेकिन तभी वालेरी ने ऐना का सिर पटककर उसे वहीं मार दिया। अब उसे पता था कि सुबह तक स्कूल में कोई नहीं आएगा, इसलिए वो घर गई और अपने एक दोस्त को वहां बुलाकर अपना अलीबाई तैयार कराया। फिर वो रात 1 बजे आर्ट स्कूल गई, जहां साइरस का कोड इस्तेमाल करके उसने पहले स्कूल में एंट्री की। साथ ही उसने ब्लीच से ऐना का मुंह साफ किया, उसके शरीर पर चाकू के काटने के निशान बनाए और उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाकर उसके पेट को काटा और उसकी आंतों को भी ब्लीच से साफ कर दिया। इसके बाद उसने ऐना को प्लास्टिक बैग में बंद करके ब्रिज से नीचे नदी के किनारे फेंक दिया। साथ ही कूपर यानी वालेरी के एक्स बॉयफ्रेंड ने जो नेकलेस दिया था उसे उसने ऐना के बाथरूम में छुपा दिया, ताकि पुलिस को लगे कि ऐना का किसी के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था। अब वालेरी बेहोश लॉरा को टब में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, जिससे पानी के नीचे लॉरा का दम घुटने लगता है। लेकिन तभी सही वक्त पर एडम पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वालेरी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि एडम लॉरा को सीपीआर देकर बचा लेता है। इधर ब्रैंडन तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी ने ही उसकी बेटी का मर्डर किया है। लेकिन वालेरी बड़ी बेशर्मी से उससे कहती है, एक बेटी मर गई तो क्या हुआ, दूसरी बेटी तो है। खैर, अब बेटी की कस्टडी ब्रैंडन को दे दी जाती है, जिसके बाद लॉरा हॉस्पिटल में जाकर जेमा को बताती है कि उसकी बेटी की कातिल उसकी सौतन ही थी। ये सुनकर जेमा अपने आंसू रोक नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि एक माँ, एक बीवी, एक औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है। खैर, अब आखिर में लॉरा और एडम के बीच के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं और इसी पॉइंट पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वैसे आपको हमारी हॉरर और खौफनाक मूवीज भी पसंद आएंगी?
जिसके लिए आप हमारे नए हॉरर चैनल इट्स हॉन्टेड को जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। नया चैनल है भाई, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो इट्स हॉन्टेड पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।